हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल विकल्प ऑनलाइन क्लासेज पे। हम लोग का जो ये सीरीज है कि क्लास 10वीं के लिए ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराना, उसका आज ये फर्स्ट वीडियो है। और ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम बायोलॉजी से। बायोलॉजी का पहला यूनिट है जैव प्रक्रम। जिस जैव प्रक्रम के अंतर्गत श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन ये सब अध्याय आते हैं। आज हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत बनने वाले अति महत्वपूर्ण 20 सवालों पे चर्चा करेंगे। ये 20 सवाल नहीं है, ये प्रत्येक सवाल में 4 ऑप्शन जो है वहाँ से सवाल कैसे बनता है हम उस पर भी आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ से किस टाइप का सवाल बनता है। तो पहला मेरा सवाल है, अगर आप लोग को रेगुलर वीडियो अगर चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सवाल है कि कौन सा एंजाइम इमिलशीकृत वसा का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम इमिलशीकृत वसा का पाचन करता है। अगर हम बात करें तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो है वह इमिलशीकृत वसा का पाचन करता है। लेकिन अगर हम प्रत्येक ऑप्शन की बात करें, जिनमें पहला ऑप्शन मेरा है पेप्सिन, तो पेप्सिन जो एंजाइम है यह प्रोटीन को पचाता है, जबकि ट्रिप्सिन एंजाइम यह वसा को पचाता है। अगला हम सवाल की बात करते हैं तो मेरा दूसरा सवाल है कि सामान्य प्रकुंचन दाब होता है। प्रकुंचन दाब को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर अगर हमारे शरीर में देखा जाए तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120 mm। लेकिन अगर हम डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो हमारे शरीर में 2 प्रकार का प्रेशर होता है। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर जिसे हम प्रकुंचन दाब कहते हैं, और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर जिसे हम शीतलन दाब कहते हैं। तो प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर तो 120 mm होता है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm होता है। अगर हमसे सवाल अगर शीतलन दाब पूछे या डायस्टोलिक प्रेशर पूछे तो वह हो जाएगा 80 mm, जबकि प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर पूछे तो वो हो जाएगा 120 mm। याद रखिएगा, सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप जो होता है वह 120/80 होता है। 120/80 होता है, जिसमें 120 जो है वह प्रकुंचन दाब है और 80 जो है वह शीतलन दाब है। अगला अगर हम सवाल की बात करें तो मेरा अगला सवाल है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भाग में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो हम ये जानते हैं कि पौधे के शरीर में एक संवहन ऊतक पाया जाता है, जिस संवहन ऊतक के 2 भाग होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक क्या होता है तो एक होता है संवहन ऊतक में, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। याद रखिएगा कि ये जो जाइलम जो ऊतक है ये अपना नाम के मुताबिक ही काम करता है। जाइलम ऊतक जौ से जाइलम और जौ से जल। तो जाइलम ऊतक जो है वह जल का परिवहन करता है। जाइलम ऊतक जो है वह जल का परिवहन करता है, जबकि फौ से फ्लोएम और फौ से फल फूल मतलब खाद्य पदार्थ। फल फूल मतलब खाद्य पदार्थ। ये जो खाद्य पदार्थ है इस खाद्य पदार्थ का परिवहन वो फ्लोएम ऊतक करता है। और हमसे सवाल भी पूछा गया है कि भोजन का परिवहन, ये भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो भोजन मतलब खाद्य पदार्थ, और खाद्य पदार्थ का परिवहन जो है वह फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। अगला मेरा सवाल है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या होता है तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि जब पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए जल इकट्ठा करते हैं और उसमें से जो जल एक्स्ट्रा बच जाता है उसे वह पत्ती की सहायता से ऊपर वाष्प बना के छोड़ देता है। ये वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वह
पत्ती में होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है? तो पत्ती में होती है। जबकि गैसों की आदान प्रदान की बात करें, अगर हम गैसों के आदान प्रदान की बात करेंगे तो गैस का आदान प्रदान जड़ के द्वारा भी होता है, तना के द्वारा भी होता है और पत्ती के द्वारा भी होता है। जड़ और तना में बात रंध्र होता है, जबकि तना में रंध्र होता है, ये पत्ती में रंध्र होता है। ये तीनों के द्वारा जो है, इन तीनों के द्वारा क्या होता है? तो गैसों का आदान प्रदान होता है। अब अगला मेरा सवाल है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अलग करता है? जो हमारे शरीर में जो कृत्रिम वृक्क होता है या जो लगाया जाता है कृत्रिम वृक्क, वो हमारे शरीर से किस अपशिष्ट पदार्थ का पृथक्करण अर्थात अलग करता है? तो उसका आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन का कृत्रिम वृक्क क्या करता है? तो हमारे शरीर से अलग करता है। अगला मेरा सवाल है कि निम्न जीव में से कौन सा जीव उभयलिंगी जीव है? उभयलिंगी जीव किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जिसके शरीर में नर और मादा दोनों लिंग हो, उसे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। उसका आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ एक ऐसा जीव है जिसके शरीर में नर और मादा दोनों उपस्थित होता है। जबकि अगर हम मछली, अगर हम शेर और बकरी की बात करते हैं तो ये सभी एक लिंगी जीव हैं। ये सभी यूनिसेक्सुअल प्राणी हैं। बाकी केचुआ जो है वह उभयलिंगी जीव है। आगे हम अगला सवाल देखते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में जो है वह ऑक्सीजन का संतुलन, प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन है वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बना रहता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पौधों के द्वारा होता है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन भी बनाते हैं और इसी के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगला अगर हम सवाल की बात करें तो अगला मेरा सवाल है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? ये सवाल जो है थोड़ा लग रहा है मिसप्रिंट है लिखने में, लेकिन ये सवाल का कहने का मतलब ये हुआ कि औसत रक्तदाब किसी भी व्यक्ति का कितना होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत रक्तदाब कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत रक्तदाब 120/80 होता है। अगर हम बात करें अगले सवाल की तो अगला मेरा सवाल है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो पौधों में जब श्वसन की क्रिया होती है तो इस श्वसन क्रिया के बाद एटीपी टूटता है और एक एटीपी टूट करके 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा उत्पन्न करती है। एक एटीपी टूटती है तो एक एटीपी जब टूटती है तो 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त करती है। अगला मेरा सवाल है 10 नंबर सवाल है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब जीव में अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन में भी एक विधि होता है मुकुलन। इस मुकुलन विधि के द्वारा इन सब जीवों में जनन होता है। मुकुलन विधि क्या होता है? तो इस विधि में जीवों के शरीर में एक उभार उत्पन्न होता है, जो उभार धीरे धीरे विकसित होकर के एक जीव का रूप ले लेती है और कुछ समय बाद अपने जनक के शरीर से अलग होकर के जीवन व्यतीत करने लगता है। अगला अगर सवाल की बात करें तो अगला सवाल है मेरा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? ऊपर भी एक सवाल आया था जहाँ जाइलम और फ्लोएम की चर्चा हुआ था, यहाँ भी है। हमने वहाँ भी बताया था कि याद रखिएगा, जौ से जाइलम और जौ से जल। तो जाइलम जो उत्तक है वह जल का परिवहन करता है, जबकि हम बात करते हैं फ्लोएम उत्तक का, तो फ्लोएम उत्तक भोजन का परिवहन करता है। भोजन अर्थात खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम उत्तक करता है। अगला मेरा सवाल है कि मानव में वृक्क तंत्र भाग है, जो वृक्क है वह किस अंग का भाग है? तो याद रखिएगा, वृक्क जो है वह उत्सर्जन तंत्र का भाग है। वृक्क जो है वह उत्सर्जन तंत्र का भाग है, क्योंकि वृक्क जो है वह मानव मूत्र का निर्माण करता है, मूत्र का बनाने का काम वृक्क करता है, इसलिए वृक्क जो है वह उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अगला मेरा सवाल है
कि अगला मेरा सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। याद रखिएगा, जिस समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस समय ऑक्सीजन जो है वह जल से बाहर निकलता है। सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वह जल से बाहर निकलता है। आगे हम बात करते हैं अगला सवाल कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगर ये क्लोरोफिल रहेगा तब ही पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाएंगे, और इस क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है और क्लोरोप्लास्ट पत्ती में पाया जाता है। अगला सवाल की बात करते हैं तो अगला मेरा सवाल है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक फंजाई जगत का प्राणी है और इस कवक में जो है मृतजीवी पोषण होता है। इस कवक में कैसा पोषण होता है, तो मृतजीवी पोषण होता है। अगर हम स्वपोषी की बात करते हैं तो स्वपोषी जो है हरे पेड़ पौधे और कुछ प्रकार के शैवाल में स्वपोषी होते हैं वे जीव। समभोजी की बात करते हैं तो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं ये। आगे हम बात कर रहे हैं कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल जो वर्णक है उसका रंग हरा होता है। उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है, और इसी हरेपन के कारण पत्तियों का रंग भी हरा होता है। अगर हम बात करते हैं कि अगला मेरा सवाल है कि टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। तो टेनिन एक पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है और यह टेनिन जो है वह वृक्ष की छाल में जमा होता है। पौधे की उत्सर्जी पदार्थ की बात करते हैं तो टेनिन है, रेजिन है और गोंद है। ये सब जो है पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है और ये सब कहीं कोई पुराने जाइलम में जमा रहता है तो कोई पुराने फ्लोएम में तो कोई वृक्ष की छाल में। इस प्रकार से अगला हमारा सवाल है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है। सवाल कहने का मतलब, जब पाइरूवेट जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जल देता है, ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया किस स्थान पर होती है, तो यह प्रक्रिया जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम लोग ऊर्जा की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि पाइरूवेट टूट करके ऊर्जा बनाता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा की फैक्ट्री भी कहते हैं। यहाँ पे वायवीय श्वसन होता है और वायवीय श्वसन के बाद ही ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन अगर हम अवायवीय श्वसन की बात करें तो अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है और यहाँ से लैक्टिक अम्ल बनता है। जो लैक्टिक अम्ल जो है वह जोड़ में दर्द के लिए जिम्मेदार होता है। अगला अगर हम सवाल की बात करते हैं तो अगला मेरा सवाल है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र है यह कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कहते किसको हैं, जब जीवों के शरीर में रक्त जो है वह नली में अर्थात नस में ना बह करके एक पैकेट टाइप में जमा रहे तो उसे हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे मक्खी मच्छर घोंघा ये सब में खुला परिसंचरण तंत्र है, जबकि जिसमें नस में रक्त बहे उसे कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। जैसे बात करते हैं मनुष्य की, जैसे बात करते हैं घोड़ा की, जैसे बात करते हैं ऊँट की। ये सब में जो है ये सब में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगर हम बात करें आज के डिस्कशन का लास्ट सवाल कि मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हम सभी को पता है कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन जो है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हम किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन को कहते हैं। आज का ये जो मेरा 20 सवाल था, ये 20 सवाल का डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आगे का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस लिख करके हमें बताएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।